Good morning everyone and welcome to Fill a Form. Fill a Form में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं क्लास में वो प्लीज़ अपनी प्रेजेंस शो करते जाएंगे। क्या हो गया? स्ट्रीमिंग तो ऑन है। हेलो एवरीवन, एक मिनट, आप लोगों के साथ मैं कांटेक्ट पे नहीं आ पा रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा प्लीज़ वेट करिएगा। कुछ टेक्निकली इशू हो रहे हैं, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। थोड़ा सा वेट करिएगा प्लीज़। सो सॉरी ऑल ऑफ़ यू, थोड़ा सा आज टेक्निकली कुछ इशू हो गए थे। मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी आप लोगों से। एक्चुअली लिंक ओपन नहीं हो रहा था, जिसके कारण मुझे क्लास शो नहीं कर रही थी। तो कभी कभी देखिए, हम टीचर्स हैं बट हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ओपन ही नहीं होता रहता है और मुझे शो नहीं करता है क्लास। तो अच्छा है कि आप लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन। शाहीन जी, ज्योति जी, ज्योत्सना जी, प्रतीक्षा जी, अंजलि जी, श्रीकांत जी, जानकी जी, टीना जी, अंजलि जी और के ईश्वर जी, बिंदु जी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार और हेलो, हाउ आर यू ऑल। आप लोग सब कैसे हैं? हाँ, अंजलि जी ने तो पूरा पूछ लिया मुझसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी कैसे हैं? ठंड काफ़ी बढ़ गई है तो थोड़ा ध्यान रखिए। मेरी तबीयत ठीक है, बस यही हो गया था कि थोड़ा सा लिंक ओपन नहीं हो रहा था, जिसके कारण से मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि क्या मेरी क्लास चालू हुई या नहीं। ये क्या होता है कि मोबाइल से ही हम कनेक्ट रहते हैं, मुझे मोबाइल के थ्रू ही पता चलता है कि आप लोग मेरी क्लास में आ गए हैं या नहीं। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। सॉरी फॉर 5 मिनट्स लेट, आज 5 मिनट लेट हो गया मेरे कारण। तो फटाफट अब क्लास आगे बढ़ाते हैं। सब आ ही गए हैं आप लोग और बाकी लोग भी धीरे धीरे
5 मिनट्स के अंदर सब ज्वाइन कर ही लेंगे। तो फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं सोनाली आपकी ईवीएस टीचर। और अब क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो क्लास की टाइम टेबल है ये हम एवरीडे शो करते हैं, क्योंकि कई सारे जो न्यू स्टूडेंट हैं एवरीडे हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये टाइम टेबल एक बार प्लीज़ देख लीजिए, जिनको क्लासेस की टाइम नहीं पता है वो नोट डाउन कर सकते हैं। और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए हमारी फ्री क्लासेस जो है वो चल रही है। ये हमारी जो क्लासेस है ये अगस्त मंथ से चल रही है और हमने तब पूरी डिटेल में अच्छे से सब टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है। और अब हम क्या कर रहे हैं, MCQs कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सीटेट में साइंस क्लास की थोड़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी जो सेकंड पेपर के लिए थी, वो रिक्वायरमेंट भी अब आप लोग की पूरी हो जाएगी 12 दिसंबर से। और जो साइंस की क्लास है वो 12 दिसंबर से 1 बजे आप लोगों की क्लासेस होगी, 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक। ठीक है, तो इसमें फटाफट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। स्वाति जी गुड इवनिंग, राधा जी गुड इवनिंग, टीना जी गुड इवनिंग। हाँ, अब तो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। थोड़ा सा मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गई थी कि मेरी स्ट्रीमिंग क्लास शुरू हुई या नहीं, बस थोड़ा सा टेक्निकली हम परेशान थे, बट इट्स ओके। और सीटेट में आप लोगों की जो मैराथन क्लास होने वाली है वो संडे को होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने कुछ प्लान कर रखा है संडे को तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि वो सेटिंग उसकी चेंज कर लीजिए, टाइमिंग चेंज कर लीजिए। कुछ अगर काम आपने सोच रखा है तो वो जल्दी कर लीजिए। ठीक है, SST की क्लास जो है बबलू जी वो बंद हो गई है। और जो अगर पढ़ना चाहते हैं SST, वो पिछली जो क्लासेस हैं मैडम की वो देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में उनकी पिछली जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी सारी। ठीक है, तो अगर आप SST कर रहे हैं तो आप जो क्लासेस प्लेलिस्ट में हैं अवेलेबल उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और संस्कृत की भी पहले होती थी लेकिन बच्चे नहीं आ रहे थे इसलिए उसको भी बंद कर दिया गया। तो ये 2 क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं। तो इसका जो टाइमिंग है वो आप लोग का रहेगा 11 दिसंबर मतलब संडे को सुबह 10 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी मैराथन की, और वो 3 बजे तक लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो 5 घंटे की हमारी क्लास होगी। अब फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। और अंजलि जी ने कल पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने ऐड कर लिया है। वैसे तो ये सेकंड पेपर के लिए है तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। फर्स्ट पेपर में ये नहीं आएगा, आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, बट ये फ़ायदेमंद है, आप लोग सबको जानना ज़रूरी है। देखिए, श्वसन प्रक्रिया जो हमारी होती है, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस जो अपना हमारा होता है, उसके दौरान जब हम हवा खींचते हैं तो उस हवा में 21% जो है हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन हमारे शरीर में जो है वो 5% ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। ओनली 5% हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। एक नॉर्मली जब हम काम कर रहे हैं, ये उस काम की बात नहीं हो रही है कि हम कोई स्पोर्ट्स में हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई ऐसे भारी काम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ताकत लग रही है, तो ऑक्सीजन की तब रिक्वायरमेंट जो है वो बदल जाएगी हमारी। एक नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं उस टाइम पर हमें 5% अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे बॉडी में हम जो एक बार सांस लेते हैं तो वो 21% तक सांस ले लेते हैं, 21% तक ले लेते हैं। तो लेकिन हमारे शरीर में तो ज़रूरत उतने की होती नहीं है, तो बाकी को हम क्या करते हैं, वापस ऑक्सीजन के रूप में ही वो बाहर भी निकल जाती है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है वो अंदर हमारे शरीर में ब्लड के साथ मिक्सअप होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। इसका कोई निश्चित परसेंट नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो बेसिकली हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन गलती से थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तब चला जाता है, कई बार हम मुंह से सांस ले लेते हैं, या फिर जो जल वाष्प वगैरह होता है, इस तरह से थोड़ा मोड़ा अगर हमारे अंदर चला भी जाता है तो वो हमारी बॉडी में काम का नहीं होता है। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अपने मुंह के नाक से जो हम छोड़ते हैं हवा, उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो ऐसा कोई निश्चित ये परसेंटेज नहीं है कि कितना लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली हम नहीं लेते हैं, हम सांस के दौरान ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। तो हमारा जो लंग्स होता है वो नॉर्मली हम लोग 100% वर्क नहीं करता है, बल्कि सिर्फ 25 जो परसेंट है लंग्स वो हमारा वर्क करता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि हम लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो लंग्स है वो और ज़्यादा फूले और सिकुड़े। मतलब ये जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स हमारी क्या होती है, फूल जाती है, स्पॉन्ज की तरह ये होती है, फूल जाती है, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये पचक भी जाती है।
तो ये जो प्रोसेस होता है, अगर हम खेलकूद करते हैं तो हमारी बॉडी, हम कहते हैं ना कि फिट रहती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो हार्ट भी पंप अच्छे से करता है ब्लड को, सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि जो हमारा लंग्स है वो भी जो 25% ही सिर्फ कार्य कर रहा है, वो इससे इंक्रीज़ होता है धीरे धीरे। हमारे जो फेफड़े की ताकत है वो काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। आपने कोरोना टाइम में देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जो स्पोर्ट्स में थे, जो लोगों ने अपनी लंग्स को अच्छा रखा, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे, प्रॉपर केयर किया जिन्होंने, वो कोरोना से बचे रहे। लेकिन जो बूढ़े लोग थे, बीमार लोग थे, क्योंकि उनके लंग्स भी कमज़ोर हैं, तो उन पे ज़्यादा अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे सांस के थ्रू भी फैल रही थी, छूने से भी फैल रही थी। तो इसलिए जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये भी हमारा हर एक बॉडी का हर एक पार्ट जो है उसको बैलेंस करके चलता है। तो सांस सांस तो हमारा मेन चीज़ है कि सांस के साथ हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप हो रहा है, तो उसको, हमारे लंग्स को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें स्पोर्ट्स में मतलब कुछ ना कुछ हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम मतलब हमारा शरीर हिले डुले, है ना। ये नहीं कि हम बस एक जगह बैठ गए सेठ की तरह और इतने बड़े बड़े तोंद निकाल के, देखते हैं ना आप लोग कि बड़े बड़े तोंद रहते हैं, सेठ रहते हैं, वो बस गद्दों पे बैठे रहते हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। सबसे पहले तो वो लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्ट डिसीजेस उनको मोस्टली होते हैं। उनका जो बॉडी का फैट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। लेकिन उसी की तरफ आप देखिए कि जो स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा रहता है, और उनकी लाइफ जो है बहुत समय तक हेल्दी लाइफ वो जीते हैं। और कुछ तो ऐसे रहते हैं जो बुढ़ापे तक बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब वर्किंग रहते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है आपका लंग्स और हार्ट, ये दोनों जो है हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो बाकी सभी जगह हमारे बॉडी में एक एनर्जी को पहुंचा रहा है। हार्ट ब्लड के रूप में और लंग्स जो है वो हवा के रूप में। ठीक है, तो ये आई थिंक अंजलि जी आपको अब क्लियर हो गया होगा पॉइंट, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप ज़रूर पूछिए आगे भी। और एक और आपने मुझे पहले काफ़ी दिन पहले बोला था, सॉरी मैं भूल गई थी, बट अभी मैंने देखा अपनी डायरी में तो मुझे याद आया। आपने जलवायु परिवर्तन के लिए भी कहा था कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ये वैसे मैंने करवाया हुआ है आपको पहले, बट आई थिंक ये पुराने समय में मैंने कराया हुआ था जब स्टार्टिंग की क्लासेस हमारी चल रही थी, तो हो सकता है आपने क्लासेस अटेंड ना की हो, तो मैंने इसको भी शॉर्ट में आज बनाया है ताकि आप समझ पाएँ, और ये सभी के लिए यूज़फुल है। ये वाला पेपर 1 में भी ये आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, इसकी अगुवाई में तैयार जो रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग का, ये भौतिक संकेत जैसे भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और बर्फ के पिघलने के अलावा सामाजिक आर्थिक विकास, मानव स्वास्थ्य, प्रवास और विस्थापन, खाद्य सुरक्षा और भूमि तथा समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के प्रभाव तथा ऋतु परिवर्तन के जो कारण हैं ये बनते हैं। और इन सभी का कारण जो है वो दो तरह से होता है, एक प्राकृतिक कारण भी होता है और एक मानवीय कारण भी होता है। ऋतु परिवर्तन के लिए अनेक प्राकृतिक कारण उत्तरदायी हैं। और देखिए क्या होता है, आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जलवायु परिवर्तन जो है वो पहले तो हम मानवों के कारण ही शुरुआत हुई है इसकी, और मानवों के हरकतों के कारण, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, गतिविधियाँ जो हैं, उसके कारण क्या हुआ है कि धीरे धीरे जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें बदलाव हमको देखने मिलता है। जो हम कहते हैं कि देखो प्रकृति में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही है, प्राकृतिक कारण है। लेकिन ये प्राकृतिक कारण आए कहाँ से? हम मानवों की एक्टिविटी से ही आए हैं। तो जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना मतलब बर्फ़ों का पिघलना, जो हमारे ग्लेशियर हैं, क्योंकि ग्लेशियर ही जो हैं हमारे साफ़ पानी का जो ज़रिया है वो ग्लेशियर है। उसी से हमको क्या मिल रहा है? साफ़ पानी मिल रहा है, जो कि नदियों में बहता है और फिर हम उसको गंदा कर देते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, हमको सही रखना है, ज़रूरी है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो जो ग्लेशियर्स है वो बहुत ही फास्ट पिघल रहे हैं। ये क्वेश्चन में भी आता है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे बड़ा होता है कि ग्लेशियर जो है वो जल्दी पिघलते हैं, और ग्लेशियर पिघलने से नदियों का जल स्तर बढ़ता है, जिसको कि हमने गंदा कर रखा है, और नदियों से ही होकर के समुद्र में पानी जाता है, तो समुद्र का जल स्तर भी क्या हो जा रहा है? बड़ा हो रहा है, जिसके कारण लैंड जो है वो छोटे होते जा रहे हैं। जो
ज़मीन है वो छोटी होती जा रही है, क्योंकि समुद्र का पानी उसको घेरता जा रहा है। समुद्र का पानी हो गया है नमकीन, जो कि नॉर्मली हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जलवायु, अगर तापमान में वृद्धि होती है तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उसके अलावा जो हमारा जिस टाइम पे जो मौसम होना चाहिए उस टाइम पर वो मौसम कई बार देखने को नहीं मिलता। जैसे कभी कभी आप देखिएगा कि एक्सेस बारिश हो रही है तो बस होती ही जा रही है, और जो बारिश जो है सितंबर तक ख़त्म होनी चाहिए वो अक्टूबर तक भी चलती जा रही है। या फिर बहुत लेट बारिश आती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा परेशानी होती है किसानों को। समय पर बारिश नहीं होने के कारण वो फसलों का जो टाइमिंग है वो गड़बड़ हो जाता है, और एक्सेस वाटर होने के कारण तो भी फसल खराब होते हैं। तो इससे अनाज की समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। मतलब जितना अनाज उगना चाहिए उससे कम उगेगा, या पूरी की तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, नाश हो जाता है अनाज का, जिसके कारण जो गरीब किसान हैं वो और गरीब हो जाते हैं, और खाने की जो अनाज की जो कीमत है, दालों की जो कीमत है, वो दिन दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती भी जा रही है। तो ये जलवायु परिवर्तन से हमारा क्या परिवर्तन हो रहा है, ऋतुओं में भी परिवर्तन आ रहा है। और अननेसेसरी जो है फ्लड आ जाते हैं, मतलब बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे मतलब जो नेचुरल डिज़ास्टर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किनारे आप लोगों का एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें सी लेवल राइज, मतलब समुद्र का स्तर, मैंने आप लोगों को बताया कि बढ़ जाता है, और हेरिकेन्स आते हैं। मतलब कई तरह के आप लोग आजकल न्यूज़ में सुनते होंगे कि कहीं ना कहीं हमेशा समुद्री तूफान आ ही रहे हैं, साइक्लोन्स आ ही रहे हैं, है ना। और इसको सुनामी भी कहा जाता है, साइक्लोन्स भी कहा जाता है। तो ये अक्सर चलता है, कहाँ पे चलता है, ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, ज़्यादातर वहीं होता है, क्योंकि समुद्र वहाँ होते हैं और हवा का दबाव जो है वो कम ज़्यादा होने से इस तरह की घटनाएं देखने को ज़्यादा मिलती हैं। फिर फ्लड मतलब बाढ़ आ जाती है, और कई जगह ड्रॉट्स आ जाते हैं, मतलब सूखा पड़ जाता है। मतलब एक अनिश्चितता बनी हुई है कि कहीं या तो लोग डूब डूब के मर जा रहे हैं, और कहीं पानी के लिए भी लोग तरस गए हैं, एक बूंद के लिए भी। तो ये जो चीज़ें हमको देखने मिलती हैं प्रकृति में, ये बहुत ज़्यादा आजकल फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में लोगों को डाल रही हैं। तो ये हुआ जलवायु परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, और उसके क्या क्या असर हमारे ऊपर हो रहे हैं। तो आई थिंक अंजलि जी, आपका जो प्रॉब्लम था वो आज सॉल्व हो चुका होगा। किसी भी तरह का आपको अगर और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, और सिर्फ अंजलि जी ही क्यों, और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन ज़रूर करें यहाँ पे, और मैं उसका जितना अच्छे से आंसर हो सकता है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूँगी। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन ले लेते हैं। वाइल टीचिंग ईवीएस आफ्टर द लंच ब्रेक यू फाइंड द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लेसन। दोपहर के भोजन के ब्रेक के बाद, मतलब लंच के बाद, ईवीएस पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो टेक द चिल्ड्रन आउटसाइड टू प्ले, मतलब बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। आस्क द चिल्ड्रन टू रेस्ट देयर हेड्स ऑन द डेस्क टू, बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पे सिर रख के आराम कर लो। और मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, मल्टी फेस्टेड इंटेलिजेंस विल विजुअल मटेरियल पर बेस। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि प्रति आधार दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, और द सब्जेक्ट विल बी क्लाउडेड इमीडिएटली, मतलब तुरंत विषय को क्या कर देंगे, बदल देंगे। वेलकम अंजलि जी। तो इसके आंसर भी आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। ये आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन अब कराऊंगी मैं। पेडागोजिकल तो मैंने पहले बहुत सारे करा चुके हैं, एक हफ्ते तो पेडागोजिकल ही कराया था, और कंटेंट में बहुत कुछ बचा था तो वो मैंने करा दिया। और आंसर जो है सबके सी आ रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर, कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि प्रति आधार दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। मतलब किसी तरह का, जैसे आजकल क्या हो गई है, आसानी हो गई है कि क्लासेस में हमारे स्मार्ट बोर्ड रहते हैं जिसके थ्रू हम कई सारी चीज़ें बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया। अब तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने पेडागोजी को बहुत अच्छे से किया था। मैंने जितने तरह के क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट आप लोगों को कराए हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। और शुरू के जो नवंबर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक था वहाँ पे मोस्टली पेडागोजिकल क्वेश्चन ही मैंने 1 वीक और 10 डेज शायद कराए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो उस टाइम की पेडागोजिकल जो क्लास थी हमारी वो ज़रूर अटेंड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश का है?
ठीक है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या उड़ीसा। सिस्वा जी गुड इवनिंग। अंशु जी गुड इवनिंग। सॉरी मैं कई लोगों को आज गुड इवनिंग नहीं कर पाई हूँ। लेखनी जी गुड इवनिंग। सुलेख पटेल जी गुड इवनिंग। और अगर कोई छूट गए होंगे मुझसे, उन सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग कर रही हूँ। हाँ, रोहित आज नहीं आए हैं। तो आपको बताना है कि बांदीपुर जो है वो कहाँ पर है। सही हो आंसर, गलत हो उसकी टेंशन मत लीजिए, गलत है तो उसको सही करना है। और यहाँ ज़्यादातर आंसर जो है बी में आ रहे हैं, बट राइट आंसर इज सी, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। कर्नाटका में है बांदीपुर जो है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, सिर्फ बबलू जी का आंसर जो है वो राइट आ रहा है आई थिंक। प्रियंका जी का, दो तीन लोगों का सही आ रहा है, बाकी सभी लोगों ने बी किया है, तो उसको करेक्ट कर लेंगे प्लीज़। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कर्नाटका में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स? किस प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व्स हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरला? बबलू जी के लिए ताली तो बजानी ही चाहिए, सही आंसर किया है। फटाफट आंसर करिए, अदरवाइज आंसर शो होने लगेगा। गिव योर आंसर फास्ट। दिव्या जी का आंसर सबसे पहले आया है, वेरी गुड। ज़्यादातर लोगों का आंसर जो है वो ए में आ रहा है। और अच्छी बात है, ए में आ रहा है। तो जिन लोगों ने ए किया है, ए तो सही हो गया सबका, सबके राइट हो गए आंसर। राइट आंसर ए है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और जिन्होंने बी किया है वो प्लीज़ करेक्ट करेंगे अपना आंसर। और ये है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो है टोटल आपके हैं 6 टाइगर रिजर्व हैं। तो इसका मैं नाम बोल देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ये मे भी आप लोगों के काम आ जाए, या ऐसे आपके नॉलेज में रहेगा तो भी अच्छी बात है। वैसे तो अलग से पूछता नहीं है, बट 6 हैं, ये कभी गिनती में भी पूछ सकता है। तो ये आप नोट डाउन करिए कि एमपी में 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। पहला आप लिख लीजिए सतपुड़ा, दूसरा पन्ना, और तीसरा है पेंच, चौथा है कान्हा, पांचवा है बांधवगढ़, और छठवां है संजय दुबरी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला है सतपुड़ा, दूसरा है पन्ना, तीसरा है पेंच, चौथा है कान्हा, पांचवा बांधवगढ़, और छठा जो है संजय दुबरी। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करके भी रखिए, ये आपका नोट्स में काम आ जाएगा, जब आप पढ़ेंगे तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। सबने नोट डाउन कर लिया क्या मैम? यूजीसी नेट के लिए भी नहीं, नेट के लिए सॉरी, ये नेट के लिए क्लास नहीं है, ये आपकी सीटेट के लिए क्लास है, और दिस इज़ फॉर ओनली पेपर 1, क्योंकि ये ईवीएस की क्लास है, तो ये सिर्फ पेपर 1 के लिए होता है। और बाकी सीटेट की हमारी और भी क्लासेस चल रही है जो पेपर 1 एंड 2 के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन ईवीएस जो है वो पेपर 1 ओनली है, ठीक है। और नेट की क्लास भी फिलअप फॉर्म में होती है। आप चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, तो आप हमारे जब प्लेलिस्ट में जाएंगे या लाइव क्लासेस में जाएंगे तो आपको क्लासेस का सारा टाइम टेबल मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो एक बार थोड़ा चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में भी देखिए, उसमें नेट की सारी क्लासेस आपको और टाइम टेबल वगैरह सब पता चल जाएगा। एक दिन अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो वहाँ से आप अपने जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। हाँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए। सतपुड़ा, पन्ना, पेंच एक है, ठीक है, पेंच, PENCH, पेंच है एक, और कान्हा, और बांधवगढ़, और संजय दुबरी,
ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स के लिए देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपको जो नंबर शो हो रहा है व्हाट्सअप नंबर 8209837844, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो नोट्स किस तरह से मिलेगा वो सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिड द मोस्ट विकेट्स फॉर द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट, मतलब ये विकेट्स मतलब विकट बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है। पर्यावरण की समस्या को सबसे अधिक विकट किसने बनाया है, मतलब किसने परेशानी को बढ़ाया है ज़्यादा। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण ऑर्गेनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, और ओवर यूज ऑफ एनर्जी ऊर्जा का अधिक उपयोग। किसके कारण सबसे ज़्यादा जो है वो पर्यावरण में समस्या उत्पन्न हुई है। इसमें देख के लग रहा होगा कि सभी, लेकिन यहाँ पे सभी वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए कोई ऐसा चुनना है जो सबसे ज़्यादा आंसर के नज़दीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर ए आ रहे हैं, बहुत सही। तो बिल्कुल कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम किसी को है नहीं, जनसंख्या वृद्धि ही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही लोगों में क्या हो रहा है, औद्योगिकरण भी बढ़ रहा है, अलग अलग तरह के उद्योग भी लगाए जा रहे हैं, और शहरीकरण भी होता जा रहा है, और ऊर्जा का अधिक प्रयोग तो हम कर ही रहे हैं, तरह तरह से कर रहे हैं, है ना। कभी इतने लोगों के पास इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, आज से समझ लीजिए कि 20 साल या 30 साल पहले की बात अगर मैं करूं, तो तब लोगों के पास किसी किसी के पास गाड़ियां हुआ करती थी, किसी किसी के पास देखने को मिलती थी कि भाई बहुत बड़े साहब हैं तो वो 4 व्हीलर रखे हैं, और अब नॉर्मली सबके पास 4 व्हीलर है। तो आप सोच ही सकते हैं कि किस हद तक हमने जो है ऊर्जा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए। इन विच रीजन डज इंडिया फॉल इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा की दृष्टि से भारत किस क्षेत्र में आता है। अफ्रीका रीजन, अरब रीजन, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका रीजन, या एशिया पैसिफिक रीजन। अफ्रीकी क्षेत्र, अरबी क्षेत्र, अरब क्षेत्र, यूरोप और उत्तरी अमेरिका क्षेत्र, या एशिया प्रशांत क्षेत्र, किस क्षेत्र में ये आता है। Very good going. Participation is nice. वेरी गुड, तो डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनविजिबल पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा अदृश्य प्रदूषण है। एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, व्हीकुलर पॉल्यूशन मतलब वाहन प्रदूषण। हाँ, इंडो पैसिफिक रीजन भी इसको कहा जाता है, बिल्कुल सही अंजलि जी। जो दिखाई नहीं देता है हमको, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के आंसर जो हैं सी आ रहे हैं, बबलू जी का डी आ रहा है। डी मतलब वाहन प्रदूषण। वाहन प्रदूषण तो दिखाई देता है ना, धुआं दिखाई देता है, उसका चारों ओर दिखाई देता है धुआं, और वाहन से जो प्रदूषण हो रहा है वो हम फील भी करते हैं, देखते भी हैं। ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा है प्रदूषण जो हमें दिखाई नहीं देता, हमारे सुनने की क्षमता में वो परेशानी हमको लाता है, हम सुन नहीं पाते, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने किया है बिल्कुल, और सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्रेंड्स, मित्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दे एंश्योर दे टॉक टू ईच अदर डेली, वे सुनिश्चित करते हैं कि वे एक दूसरे से रोजाना बात करें। दे डू नॉट शेयर देयर पर्सनल लाइफ विच ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ अपनी निजी जिंदगी साझा नहीं करते। दे नेवर आर्ग्यू अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वे महत्वपूर्ण बात में कभी भी बहस नहीं करते। दे ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं।
कौन सा कथन सही है? माही जी का डी है, ईश्वर जी का ए, अंजलि जी का डी, ऑलमोस्ट डी डी आ रहे हैं, बबलू जी का ए है और बाकी सभी का डी आ रहा है आंसर। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा हम ये देखते हैं, कोई भी मित्र अगर हमारा बनता है तो हम उसके साथ रोज़ बात करेंगे, ऐसी कोई शर्त हम लागू नहीं करते हैं कि भाई मैं दोस्ती तुमसे कर रहा हूँ तो मैं रोज़ तुमसे बात करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और अपनी निजी ज़िंदगी साझा नहीं करते तो ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड के साथ हम कई सारी चीज़ें जो है, जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो हमारे अच्छे फ्रेंड जो होते हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं। वे महत्वपूर्ण बात के बारे में कभी बहस नहीं करते, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बहस कर भी सकते हैं। और वे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे सही कथन जो है वो यही होता है कि जब एक अच्छी फ्रेंडशिप होती है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, एक क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे सारे टेंशन जो हैं उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं। सिस्वा जी का 7/7 है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स गेम्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, खेल खेल बच्चे खेल जो है बच्चे के विकास में मदद करते हैं। इम्यूनिटी, फिजिकल, मेंटल, इम्यूनिटी उनके भौतिक स्वास्थ्य, मानसिक, और ये सभी, ऑल दिस। तो ये खेल जो है हमारा, इसमें आंसर सभी का डी आ रहा है। ज्योति जी ने ए किया है। इम्यूनिटी, सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाती है ज्योति जी ये, बल्कि हमारे भौतिक रूप से भी हमको अच्छा करती है, मानसिक रूप से भी अच्छा करती है। मतलब ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो डेवलप होती है खेल के माध्यम से। तो खेल जो है वो ऑल ओवर हमारा विकास करता है, इसलिए स्कूलों में भी खेल का एक पीरियड ज़रूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दाचीग्राम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर विच एनिमल? दाचीग्राम कल मैंने बताया था जम्मू एंड कश्मीर में है ये राष्ट्रीय उद्यान। किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल, पीकॉक मतलब मोर, सिंह या लायन, टाइगर मतलब बाघ। दाचीग्राम आपका जम्मू कश्मीर में है और किस जानवर के लिए ये फेमस है? तो इसके आंसर आने शुरू हो गए हैं। ए भी है और डी भी आ रहा है किसी किसी का। तो बेसिकली जो ए आंसर है वही ज़्यादा आ रहे हैं और ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। तो एक एक दो लोगों ने, किसी ने बस डी किया है, कोई बात नहीं। जिन्होंने, एक जन ने डी भी किया है तो उसको करेक्ट कर लेंगे, हंगुल। ठीक है। हंगुल जो है वो कस्तूरी मृग नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। बबलू जी क्लियर कर दूं, मैंने पहले की, अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया था। जो हंगुल है, जब परियोजनाएं मैं पढ़ा रही थी उसमें हंगुल परियोजना जो है वो दाचीग्राम में चल रही है, पढ़ाया भी था आपको। हंगुल जो है एक कश्मीरी हिरण है जो बहुत ठंडे जगह में भी रह लेता है। ठीक है। और इसकी जो विशेषता है वो कस्तूरी मृग से अलग होती है। कस्तूरी मृग की नाभि में एक तरह की खुशबू होती है जिस कारण से कस्तूरी मृग का शिकार किया जाता है। तो कस्तूरी मृग परियोजना अलग है और हंगुल भी हिरण की ही जाति का होता है, वो अलग है। ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हंगुल जो है ये हिरण का ही एक टाइप है और कस्तूरी मृग भी हिरण का ही एक टाइप है, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वर्क एंड प्ले? काम और खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इट इम्प्रूव्स लर्निंग कैपेसिटी इन चाइल्ड, यह बच्चे की सीखने की क्षमता में सुधार करता है। इट एरोज क्यूरिसिटी इन चाइल्ड, यह बच्चे में जिज्ञासा जगाता है। लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली हेल्दी चाइल्ड, शारीरिक रूप से
स्वस्थ बच्चे के विकास की ओर ले जाता है। चाइल्ड कैन बिकम स्टबर्न, बच्चा जिद्दी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये राष्ट्रीय पशु, वहाँ का राष्ट्रीय पशु नहीं है, राजकीय पशु है। ठीक है, राष्ट्रीय नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि ये राज्य का है, इसलिए इसका है राजकीय पशु, ये कहा जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। 10वां का डी ज़्यादातर आंसर आ रहे हैं। बबलू जी का सी आ रहा है, लेकिन सी नहीं होगा बबलू जी। 10th का जो है वो डी होगा आंसर। बच्चा जो है जिद्दी हो सकता है, क्योंकि कथन कौन सा गलत है हमको चुनना है। तो ये हो जाता है कि हम धोखा खा जाते हैं। कई बार आपको पेपर में 1-2 इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। काम और खेल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है कहा जा रहा है, यहाँ गलत की ओर इशारा हो रहा है। तो बच्चे की सीखने की क्षमता में तो सुधार करता है, ये बिल्कुल सही है। बच्चे में कई तरह की जिज्ञासा जगाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और शारीरिक रूप से बच्चे को स्वस्थ बनाता है, विकास की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है कि बच्चा जिद्दी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। खेल से बच्चा कभी भी जिद्दी नहीं। हाँ, बच्चे जिद करते हैं कि हमें और खेलने जाना है, बट ये नहीं है कि खेल के कारण वो जिद्दी होते हैं। तो इसमें डी जो है दैट इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इनकरेक्ट अबाउट प्ले? खेल के बारे में इसमें भी कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। देखिए सेम चीज आ गया। इट टीचेस लैंग्वेज स्किल एंड सोशल रिलेशनशिप, यह भाषा कौशल और सामाजिक संबंध सिखाता है। इट इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन हु फील डिफिकल्टी, यह उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो दूसरे बच्चों से ताल में बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। प्ले हेल्प इन बिल्डिंग इमेजिनेशन पावर ऑफ डेवलपिंग थिंकिंग स्किल, प्ले जो है मतलब खेल जो है कल्पना शक्ति को निर्माण और सोच कौशल में विकास को मदद करता है। प्ले एक्टिविटीज आर एसेंशियल फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए खेल गतिविधियां आवश्यक है। इसमें से कोई एक गलत है, आपको चुनना है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। मोस्टली आंसर जो है इसमें बी आ रहे हैं कि यह उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई है ना। तो इसको आप लोग, सिस्वा जी शायद ए आंसर करी हैं, प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन हु फील डिफ़िकल्टी इन एडजस्टमेंट विथ अदर चाइल्ड। देखिए खेल, अगर बच्चे खेलना शुरू करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो खेल एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे बच्चे जो हैं आसानी से घुल मिल जाते हैं। तो तालमेल बिठाने का मुझे लगता है इससे अच्छा तरीका कोई नहीं होता है। जब छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बहुत रोते हैं, है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनको अच्छा लगने लगता है, वो एक साथ लंच करना पसंद करते हैं, थोड़े बहुत मारा पीटी भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, उस माहौल में ढल जाते हैं। देखिए अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरी क्लास आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइए। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है, तो लाइक बिना किए मत जाइएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैमिली इज इनकरेक्ट? ये देखिए ये भी इनकरेक्ट है ना, नेगेटिव में क्वेश्चन हैं। परिवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, परिवार समाज की मूल इकाई है। फैमिली इज फर्स्ट प्लेस वेयर चाइल्ड बिगन टू लर्न, परिवार वह पहला स्थान है जहां बच्चा सीखना शुरू करता है और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है। फैमिली इज मिनी सोसाइटी फॉर चाइल्ड, हियर चाइल्ड लर्न अबाउट सोशलाइजेशन बाय ऑब्जर्वेशन, परिवार बच्चों के लिए एक छोटा समाज है और यहाँ बच्चे अवलोकन द्वारा सामाजिकरण के बारे में सीखते हैं। फैमिली में बी बाउंडेड बाय फोर्स एंड इट मे एग्जिस्ट विदाउट लव एंड रिस्पेक्ट, परिवार बल से बंधा हो सकता है और प्रेम और सम्मान के बिना भी अस्तित्व में हो सकता है। 12th का आंसर करेंगे प्लीज। हाँ जी, माही जी का कहना बिल्कुल सही है कि जब गेम खेलते हैं तो बच्चे जो हैं आपस में दुश्मन भी रहते हैं तो दोस्त हो जाते हैं, उस टाइम में बड़ी दोस्ती निभती है उनकी, ये बात तो है। ऑलमोस्ट सबके आंसर जो हैं डी में आ रहे हैं एंड डी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है। तो कभी भी कोई परिवार जो है वो बल से अगर बंधा होता है और प्रेम और सम्मान के बिना है तो वो परिवार कहला ही नहीं सकता, क्योंकि हर परिवार आप देखिए उसमें आपको
बहुत ही प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा बड़ों के प्रति, और वो कभी भी बल से नहीं बंधा होता है, बल्कि हमारा जो एक हमारी खुशियाँ होती है उस परिवार से जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो हम अपनी खुशियों के कारण उस परिवार से बंधे हुए। बिल्कुल सही आंसर किया आप सभी ने, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्पररी शेल्टर, निम्न में से कौन सा अस्थायी आश्रय नहीं है? कच्चा हाउस, टेंट हाउस, माइग्रेटरी बर्ड नेस्ट प्रवासी चिड़िया का घोंसला, कारवां। इसमें नेगेटिव में क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अस्थायी आश्रय नहीं है। जुबैर जी डबल गुड इवनिंग आपको भी। इसमें सी भी आंसर आ रहे हैं, ए भी आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग भी फटाफट आंसर करिए, लेट नहीं करिए। तो बबलू जी ने सी किया है, लेकिन सी नहीं होगा। सबिता जी ने बी किया है, बी भी नहीं होगा। ए इज़ द राइट आंसर। देखिए ए क्यों होगा वो आपको मैं रीज़न बता देती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी आश्रय नहीं है। मतलब ये क्या कह रहा है, स्थायी आश्रय है, ठीक है, परमानेंट है। तो परमानेंट तो कच्चा घर होता है ना, लोग तो रहते हैं काफ़ी काफ़ी सालों, काफ़ी दिनों तक रहते हैं, काफ़ी सालों तक रहते हैं, उसको रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन वो आपका परमानेंट हाउस में ही आएगा। वो ऐसा नहीं कि अस्थायी होता है, उस पर लोग रहते हैं, झोपड़ियाँ बना के भी सालों रहते हैं उसमें। लेकिन जो टेंट हाउस हो गया, कारवां हो गया, ये लोग कैसे हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कहीं यहाँ गाड़ लिया अपने तंबू, कभी वहाँ गाड़ लिया, इस तरह से चलता है। और प्रवासी चिड़िया मैंने आपको बताया था, जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, वो कुछ समय के लिए खाने की तलाश में या बच्चों को जन्म देने की तलाश में या मौसम के बदलाव के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा कर के रहते हैं और वहाँ घोंसलों का निर्माण करते हैं, और 2-3 महीनों में वहाँ से फिर वो चले आते हैं दूसरी जगह जहाँ वो पहले रहा करते थे। और कारवां, ओके, कारवां जो है ये मैंने शेल्टर वाले चैप्टर में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बट शॉर्टकट आपको बता देती हूँ कि कारवां जो होता है दैट इज़ वैनिटी वैन इन इंग्लिश। बिल्कुल सही टीना जी। तो ये क्या करते हैं, ये लोग जो हैं अपने पहले पहले जो है घोड़े गाड़ियाँ इस तरह की हाथियों पे, जिनके पास जो भी मतलब जानवर अवेलेबल है, वो उसकी पीठ पे क्या करते थे, अपना कुछ सामान वान लाद करके और शहरों में घूमा करते थे। जैसे कुछ लोग क्या है, हाथ की चीज़ें कुछ बना के बेचा करते थे, मिट्टी की चीज़ें, कुछ लोग पेंटिंग बना के बेचा करते थे, एम्ब्रॉयडरी किया करते थे, कुछ दवाइयाँ बनाते थे, जड़ी बूटियाँ बनाते थे। तो ये सब क्या करते थे, अपनी गाड़ी में ये सवार होकर के निकल जाते थे और निकल करके अपने सामानों को एक जगह से दूसरे जगह बेचा करते थे। और किसी गाड़ी में या जानवरों के माध्यम से, ये तब तो गाड़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी, ज़्यादातर जानवरों के माध्यम से ये सफ़र किया करते थे। लेकिन अभी इसका जो है थोड़ा सा प्रारूप बदल गया है और लोग अब इसको क्या कहते हैं, वैनिटी वैन कहते हैं, ठीक है। तो 13 का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कच्चा घर, ठीक है, क्लियर है। और श्रीकांत जी आप लेट कैसे चल रहे हैं, 10th का आंसर कैसे आपने किया, अभी आपकी वीडियो लेट हो गई है, उसको थोड़ा सा आगे करिए और क्लास में बराबर चलिए। 14th क्वेश्चन इज अ हाउस मेड अप ऑफ मड, बैम्बू एंड स्ट्रॉ इज कॉल्ड। मिट्टी, बांस, भूसे से बने जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पक्का हाउस, स्लम मतलब गंदी बस्ती, कच्चा हाउस, कच्चा घर, और बंगलो। ये आपका शेल्टर वाले चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन। हाँ, तो बबली जी कच्चा हाउस में अगर रहती हैं तो आपको पता है कि वो भी परमानेंट हाउस हुआ, है ना। तो उसमें रहने का भी एक अलग मज़ा है, कच्चा हाउस में भी। वहाँ पे गर्मी के टाइम में बहुत आराम होता है, क्योंकि उसमें जो स्ट्रॉ लगे होते हैं वो काफ़ी ठंडा रखते हैं। जिस तरह से वो बनावट उसकी होती है, रूम को काफ़ी वो टेम्परेचर डाउन करके रखते हैं। तो 14 का आंसर सी आ रहा है और सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत सही, बहुत अच्छा आप लोगों का चल रहा है क्लास, नाइस। कोई डाउट किसी को है नहीं, आगे बढ़ते हैं। द प्लेस वेयर इज रेन टू मच, देयर द हाउसेस आर मेड अप ऑफ। जिस स्थान पर बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ के घर बने होते हैं किससे? पत्थर से मतलब स्टोन्स, आइस मतलब बर्फ, बैम्बू मतलब बांस, प्लास्टिक।
15 का आंसर करेंगे। बबलू जी का आंसर, अंजलि, ये सब लोग एकदम मतलब फटाफट लगे हैं कि हम सबसे पहले आंसर करेंगे। ये होती है पार्टिसिपेशन वाली बात। वेरी गुड। राधा जी ने बी किया है, तो बी है बर्फ, तो बर्फ नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है देखिए वो होगा आपका बांस। बांस के जो होते हैं घर वो बनते हैं कहाँ, जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। आंध्रा का मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि वहाँ पिलर्स लगाए जाते हैं बांस के, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है और बाढ़ आती है। ठीक है, पिक्चर्स भी आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ है। और पत्थर जो है वो ज़्यादातर जो आपका लद्दाख साइड में जो है, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ, क्योंकि पत्थरों की अवेलेबिलिटी वहाँ पे होती है, इसीलिए इजीली अवेलेबल होते हैं पत्थर, और वो जो है उस जगह के हिसाब से वो घर जो है सूटेबल होते हैं। और बांस जो है आंध्रा साइड में होते हैं, अवेलेबल वहाँ पे भी होते हैं और बारिश से बचाते हैं। बर्फ़ वाले आपके इग्लू के होते हैं जो बर्फीले क्षेत्रों में होते हैं, और प्लास्टिक का तो होता ही नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए एक पॉइंट डाल दिया गया है। बोट हाउस आर सीन एट, बोट हाउस को देखा जा सकता है कहाँ? डल लेक, थार डेजर्ट, या दोनों जगह, या इनमें से कोई भी नहीं। ये सब मैंने आप लोग को ट्रेवल वाले उसमें पढ़ाया था और कुछ शेल्टर वाले में पढ़ाया था, उसमें से आज क्वेश्चन जो है आ रहे हैं ज़्यादातर। हाँ सॉरी, असम बोलना था, मैंने गलती से आंध्रा बोल दिया था। यस यस, असम में जो है इस तरह के घर होते हैं। तो ये डल लेक आ रहा है सबका आंसर। तो कश्मीर में है, कश्मीर में ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि जो है बोट हाउस आपको देखने को मिलेंगे। आ, अफसाना जी को जो है वो दोनों जगह मिल रहे हैं, थार के रेगिस्तान में भी बोट हाउस मिल रहा है। कैसे मिल रहा है भाई, गलती मत करिए, इजी क्वेश्चन है, इनको गलत मत करिए प्लीज़। ठीक है, तो 16 का जो आंसर होगा वो डल लेक होगा, डल झील जो है वहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया, सबके आंसर आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान में मिट्टी के घरों को गर्मी के अनुकूलन के रूप में बनाया जाता है। दूसरा है मिट्टी की दीवारों को मिट्टी और गाय के कौवे छप गया है गलती से, उसको गाय का गोबर पढ़ेंगे, गाय के गोबर से रंगा जाता है ताकि दीवार को टूटने से बचाया जा सके और कीट के विकास को रोका जा सके। तीसरा है बबूल के पेड़ के तने का उपयोग संक्रमण के विकास को रोकने के लिए किया जाता है। और डी, असम के घरों को जमीन से कुछ फीट ऊंचा और घर को पत्थर के खंभों पर खड़ा किया जाता है। कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो इसके जो आंसर हैं ज़्यादातर डी में आ रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड गोइंग। तो जिन्होंने सी किया है वो उसको सुधारेंगे, डी करेंगे इसका आंसर जो राइट आंसर है, कि पत्थर के खंभों पर कभी नहीं खड़ा करा जाता है, बल्कि अभी मैंने बताया था कि बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ठीक है, और बबूल के जो हैं वो पेड़ों का उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक, और दीवारों पे जो रंगते हैं गोबर वगैरह, उससे भी कीटों के विकास को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। और राजस्थान में मिट्टी के घरों को बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनीष अपने छात्रों से कह रहा है यह शरीर का मुख्य घटक है, हमारे मानव शरीर का लगभग 80% हिस्सा इसी से बना है। यह शरीर में तापमान संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे रक्त का 80% भी बनाता है। मनीष का जिक्र किससे है? प्रोटीन, खाद्य पदार्थ, पानी या रक्त प्लाज्मा? वेरी गुड बबलू जी। देखिए सभी आपके जितने फास्ट नहीं हैं, मुझे सब बच्चों को लेकर के साथ में चलना है, तो थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा कि कभी कभी मैं थोड़ा स्लो करती हूँ ताकि बाकी सभी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ चल सकें, है ना। हर किसी की स्पीड एक जैसी नहीं होती है, पर एज अ टीचर मुझे स्पीड बराबर करके चलना पड़ता है। और एक्सप्लेन
हमें करना ही है। तो हमारे क्लास में हमें यही बताया जाता है कि हमको एक्सप्लेन ज़रूर करना है, क्योंकि हर किसी को वो पता नहीं है बात जो आपको पता है। ठीक है, तो आप सभी ये ध्यान दीजिएगा कि हमें हर जो स्टूडेंट्स है इनको लेके चलना है। जब आप एज अ टीचर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको जो क्लास में जो मेरिट बेस जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनके साथ आपको नहीं चलना है, बल्कि जो स्लो बच्चे हैं आपको उनको लेकर के भी चलना है। तो क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं और हमको बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि मैडम बहुत धीरे क्लास कर रही हैं, बहुत एक्सप्लेन कर रही हैं, बट दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा काम जो है वो है कि हर किसी को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, सी आंसर सभी ने किया है। तो सी इज़ द राइट आंसर। पानी जो है 80% जो है ब्लड का भी हमारा जो है 80% वो पानी से ही रहता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी स्टेट्स टच एमपी बॉर्डर्स? कितने राज्य मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बिल्कुल आपका कम नहीं है बबलू जी, एकदम भी कम नहीं है, मुझे तो कहीं से कम नहीं लग रहा है। बहुत अच्छे फाइन स्टूडेंट आप मुझे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चे जब क्लास में रहते हैं। तो ज़्यादातर आंसर जो हैं बी में आ रहे हैं, कुछ एक आध सी में भी आ जा रहे हैं, डी भी आ जा रहा है, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो बी है, मतलब 5 राज्य की सीमाएं जो हैं वो एमपी को टच करती हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैप के थ्रू समझा देती हूँ। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल रहेगा उनके लिए जिनको मैप, आज रोहित जी आए नहीं, मुझे कह रहे थे कि मैप वाला करवाइए और आज खुद ही वो नहीं आए हैं, बट ठीक है। तो देखिए एमपी को जो है वो 5 राज्य हमने बताया, तो भाई 5 राज्य कौन से हैं वो भी जाना ज़रूरी है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये है राजस्थान, ठीक है, ये है आपका क्या, गुजरात, ये नीचे आपका आ गया महाराष्ट्र, और एमपी पहले एक साथ ही था छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और यहाँ पे आपका ये आ गया, ये हो गया यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से ये 5 राज्य जो हैं इसको टच कर रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया सभी को? तो ये उन सभी के लिए है जिनको थोड़ा सा मैप में डिफ़िकल्टी होती है, तो आसान हो जाएगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आगे मैं एक दिन और पूरा मैप का ही कॉन्सेप्ट कराना चाह रही हूँ। तो आप लोगों का क्या इसमें फीडबैक है, मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह से जो मैंने एक बार आप लोगों को मैप में एक एक राज्य के बारे में अगर मैं बताऊँ तो क्या आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं कराऊँ इस तरह की क्लास। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस तरह की क्लास लेके आऊँगी जिसमें कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों के बारे में और उसकी जो सीमाएं हैं उनके बारे में हम एक दिन पूरी क्लास में डिस्कस करें। तो अगर आप लोग एग्री हैं तो फिर हम इस तरह की क्लास करेंगे। हाँ, अंजलि जी तो एग्री हैं, और बाकी लोग भी अपना बताइए कि अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा एसएसटी का पार्ट है, जो राज्य की सीमाएं किससे किससे जुड़ी हैं, तो ये हम एक दिन कर लेंगे। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीक पे पूरी कोशिश करूंगी कि एक अच्छा पीपीटी आप लोगों के लिए तैयार करूं, जिससे कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये राज्य की सीमाएं जो हैं ये समझ में आए। इनमें हम राज्य की वो सीमाएं लेंगे जो भूमि द्वारा जुड़ी हुई है, और राज्य की वो सीमाएं जो हमारे जल द्वारा जुड़ी हुई हैं, मतलब तटीय सीमाएं, उनको भी हम ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली जो हमारी क्लास है उसमें हम इस तरह के पिक्चर्स ऐड करें। ये आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियर शो भी हो रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से कंफर्म कर लूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता? विच स्टेट डज नॉट
टच द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान। तो ये अभी आपने देखा है, बिल्कुल आपका पिक्चर क्लियर है, तो आप इसका आंसर झटपट दे सकते हैं। देखिए, तो ये क्लियर हो गया पिक्चर आप लोगों को, तो आप आंसर भी फटाफट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। कि झारखंड हमने देखा कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान वहाँ से जुड़ रहे थे, लेकिन झारखंड जो है वो टच नहीं कर रहा था। क्लियर हो गया सभी को अभी। तो इस तरह से जो हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगी कि एक क्लास हम इस तरह से एसएसटी की लें, जिसमें आप लोगों के राज्य की सीमाएं जो हैं वो पूरा उस दिन उसी से रिलेटेड ही सारा कुछ रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और कल मिलते हैं सेम टाइम पर। और हमारी जो टाइमिंग है न्यू स्टूडेंट के लिए एक बार बता दूं कि हमारी जो टाइमिंग है वो 6 to 7 PM की है। और जो हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और उसमें अगर आप देखेंगे कि आपको वीडियो दिखाई देगा, जैसे जो नेट के लिए चाह रहे थे कि भाई हमें नेट की क्लास चाहिए, हम कैसे करें, तो वो वीडियोस में जाएंगे और वो ऑप्शन को आप दबाएंगे तो फिर क्लिक करने से आपको वो सारे क्लासेस दिख जाएंगे जो कि आपके नेट की क्लासेस के हैं। और सीटेट की क्लास की आपको फिर अलग से प्लेलिस्ट में दिख जाएगी कौन से सब्जेक्ट का आपको करना है। देखिए 30 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा क्लास में, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा गया है। जिस फिलअप फॉर्म में हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से हमें ऊपर से यही ऑर्डर होता है कि बच्चों को एक्सप्लेन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि बच्चों को मैं एक्सप्लेन इसीलिए करती हूँ ताकि एग्ज़ाम में जाके वो कंफ्यूज ना हो। और आपने देखा होगा कि दिखने में यहाँ से 20 क्वेश्चन दिखते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को जो और बहुत सारे क्वेश्चन बताती हूँ वो अगर आप जोड़ेंगे वो 30 क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो नए बच्चे आप लोग जुड़ रहे हैं साथ में वो क्लास में बने रहेंगे। और इस तरह से जो भी आपको दिक्कत आती है आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी पिछली क्लास ज़रूर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, और कल मिलते हैं बिल्कुल टाइम से। और संडे की क्लास जो है वो कोई मिस नहीं करेगा भाई, सबको आना है ना। अपने काम फटाफट जो भी है उसको पहले से निपटा लीजिए।